हेलो दोस्तों, एसएस स्टेडियम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लोकसभा से या दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं लोकसभा से। तो यह सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 20 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करवा चुके थे। तो 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और SC ST के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में। ठीक है, अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 है। ठीक है, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब 47 ST के लिए और 84 जो है SC के लिए आरक्षित हैं सीटें। ठीक, लोकसभा में। अगला है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो इसका आंसर मतलब सही नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 320(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थीं। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 एवं 3 है। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। अगला है 24 नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, तो अगर वैसे पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसी सीटों की संख्या 0 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई सीटें नहीं है ST के लिए और बिहार में भी ST के लिए कोई नहीं है, जबकि गुजरात में ऐसी 4 सीटें हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, 6 सीटें हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसके व्याख्या में क्या है। क्या क्वेश्चन क्या था? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है लोकसभा में, ठीक है, तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की राय में। ठीक है, राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 से वर्ष बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों
के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, तो पहले जो है मतलब कि राष्ट्रपति के नज़र में अगर जो है ऐसा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है आंग्ल भारतीयों का और होना जरूरी है, तो वो मनोनीत कर सकता था। राष्ट्रपति के पास या पावर था। ठीक है, तो आंग्ल भारतीयों लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का। लेकिन अब जब है ही नहीं है तो मतलब ख़त्म कर दिया गया, तो अब कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो 2 था, लेकिन वर्तमान में ख़त्म किया जा चुका है, तो इसलिए आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कोई किसी को भी मनोनीत नहीं कर सकता क्योंकि ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय समुदायों को मतलब आंग्ल भारतीय जो थे उनको मनोनीत कर सकता है, लेकिन ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आंसर यहाँ भी स्पष्ट नहीं दिया हुआ। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, पहला है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, तो ये भी सही है, 3 सही है और 1 सही है, तो ऑप्शन सी सही है। क्या कह रहा है? 1, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि राष्ट्रपति के पास यह पावर है संसद का सत्र आहूत करने का, ठीक है, विघटन करने का और सत्र को आहूत करने का, लेकिन स्थगन करने का पावर इसके पास नहीं है, जैसा कि हमने पहले ऊपर देख चुका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 85(1) से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त किसके द्वारा? उपर्युक्त सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, बाकी जो है सत्रावसान, और विघटन जो है कौन करता है? अनुच्छेद 85(2) के अनुसार, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति प्राधिकृत है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ये गलत है, क्योंकि बढ़ा सकता है किसी परिस्थिति में। जब आपातकाल लग जाता है तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक, ये भी गलत है, ऑप्शन ठीक है। तो अनुच्छेद 83(2) के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। जब आपातकाल
की उद्घोषणा हो गई हो तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार। 85(1) के अनुसार लोकसभा के सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होगा? तो 1/10। ठीक है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति का कुल सदस्य संख्या, याद रखिएगा, अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोरम गणपूर्ति की कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/10। तो देख लेते हैं, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, गलत बात है। तो दूसरा क्या है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यही सही है, ऑप्शन बी सही है और दोनों गलत है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या, तो ऑप्शन सी सही है, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 सीटें हैं लोकसभा से। ठीक है। बिहार से 40 है, मध्य प्रदेश में 29 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। ठीक है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, क्योंकि 80 सीटें यहाँ पे। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर महाराष्ट्र और कौन है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल या फिर बिहार है। ठीक है। तो महाराष्ट्र और बिहार है। तो बिहार, प्रश्नकाल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 और महाराष्ट्र में 48 थी। बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति बदल गई है। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो पश्चिम बंगाल, जैसा कि ऊपर पश्चिम बंगाल ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए जब अलग हो गया तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हो गई और बिहार में 40 सीटें हो गई। ठीक है। तो इसलिए महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल आता है। क्रम में भी पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात की जा रही है। ठीक। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो सर्वाधिक स्थानों का आवंटन महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो राजस्थान के लिए कुल 25 स्थान निर्धारित हैं। लोकसभा में 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो किसका योग है? कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल, असम तथा तमिलनाडु, असम तथा मध्य प्रदेश। बिहार में जो था वो पश्चिम बंगाल और बिहार का था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी। झारखंड 14 सीटें के निर्माण के बाद वहाँ मात्र 40 सीटें बची। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें निर्माण के बाद 29 बची। चूँकि प्रश्न विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार 54 सीटों लोकसभा के लिए आवंटित स्थान, असम 14 सीटें तथा मध्य प्रदेश 40 सीटें की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं, जो निम्नांकित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। ठीक है। तो गुजरात में कुल 26 सीटें थी। गुजरात में कुल 40 सीटें थी, तो 26 हो गई। तो 26 + 14 ये योग है। ठीक है। गुजरात 26 और झारखंड 14, 40 हो गया। मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, 30, 40 हो गया। तमिलनाडु 39 और सिक्किम 1, 40 हो गया। तमिलनाडु 39, मिजोरम 1, 40 हो गया। तमिलनाडु 39, नागालैंड 1, 40 हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटें 80 की आधी 40 बिहार की लोकसभा सीटें हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यों की किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो समान सीटें किस में प्राप्त हैं? तो इसमें ऑप्शन स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं।
दिए गए विकल्पों में पंजाब में 13 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, गुजरात 26 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु 39 सीटें, आंध्र प्रदेश 25 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, छत्तीसगढ़ 11 और महाराष्ट्र 48। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। कितनी थी? 42 लोकसभा सीटें थी अविभाजित आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, शेष 17 जो है तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई। वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सभी में 2 तथा मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम में 1-1 हैं। ठीक है, राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये भी आंध्र प्रदेश में 42 कह रहा है, तो 42 तेलंगाना अलग होने के बाद इसमें 29 सीटें बची हैं। ठीक है, वो 29 ही था, हाँ शायद 29 ही था। आंध्र प्रदेश में 25 बचा है, तो पहले 42 था, तो ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 42 सीटें थी तो 25 हो गई, तो अब 17 लेके तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसे सही आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, तो ये गलत है। ठीक है, पहले का क्वेश्चन 1997 में पूछा गया था। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। तो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को, तो आंध्र प्रदेश में 48 बता रहा है, तो गलत है। तो आंध्र प्रदेश में 20 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितना है? सॉरी, आंध्र प्रदेश में 25 है और महाराष्ट्र में 48 है। तो कौन सा होगा? 81। तो इधर देख लेते हैं, 81। ठीक है, तो कौन सा होगा इधर? ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी में क्या है? ये पहले का 3 होगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2। ठीक है, 3 4 3 4 5 1 और 2। ठीक है, तो महाराष्ट्र से 48 सीटें, छत्तीसगढ़ से 11 सीटें और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। ठीक है, ये डी है, ये भी आंसर में गलत दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल से और आंध्र प्रदेश से 25 सीटें हैं, तो ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश से 25 सीटें हैं और तमिलनाडु से 39 सीटें हैं। ठीक है, तो आपका ये मिल गया। अगला है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की 1 सीटें हैं लोकसभा में। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड तथा पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र 1-1 सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। ध्यातव्य है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो किससे 2 निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः लद्दाख, उसके बाद बाड़मेर है, कच्छ है और अरुणाचल पश्चिम है और क्षेत्र की दृष्टि से सब छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। ठीक है, जो 10 वर्ग किलोमीटर में है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। ठीक है, जो कि गाजियाबाद है, जिसके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर है और फिर उन्नाव का स्थान है। ठीक है, तो गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर और उन्नाव का स्थान है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पे गाजियाबाद है नहीं, तो इसलिए इसमें आंसर स्पष्ट नहीं था। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा जो है
40 लाख रुपए अधिकतम। प्रश्नकाल में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी, किंतु फरवरी 2014 में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को अधिकांश राज्यों में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 70 लाख रुपए। कुछ छोटे राज्यों प्रदेश जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम के लिए 22 लाख रुपए बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दिया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में इस सीमा को 10% बढ़ाकर क्रमशः 77 लाख रुपए एवं 59.4 लाख रुपए दिया गया है। बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 30.8 लाख रुपए तथा छोटे राज्यों के लिए 22 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः 5,000 से 25,000 रुपये है, 10,000 से 25,000 रुपये है, 10,000 से 5,000 रुपये है, 5,000 से 2,500 रुपये है, 10,000 से 2,500 रुपये है, 10,000 से और 5,000 रुपये है, 15,000 से 7,500 रुपये है। ठीक है, तो प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः कितना है, 10,000 से 5,000 रुपये थी। वर्ष 2010 में अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियाँ बढ़ाएगी, जो इस प्रकार है। अब लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग 25,000 है और अनुसूचित जाति या जनजाति SC ST के लिए 12,500 रुपये हैं और राज्य विधानसभा सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये हैं। राज्य विधानसभा में 10,000 रुपये है और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 5,000 रुपये है। ठीक है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब ना तो 1/3 होगा, ना तो 1/4 होगा, ना तो 1/5 होगा, तो कितना, वैध मतों का 1/6 भाग यदि खो देता है। ठीक है, वैध मतों का कितना खो देता है, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 1952 में। इसका विस्तार देख लेते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। चुनाव कुल 479 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, तो पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, 6 वर्ष था, जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। ठीक है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई, तो 9वीं लोकसभा भंग की गई मार्च 1991 में। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। अगला है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए, तो 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ था। लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चूँकि 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है और उसके आदेश पर, मतलब कि किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% का मत पाना अनिवार्य है। अगला है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाए और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष वाले नेता को, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी पार्टी जीतती है, जिसके पार्टी के सदस्य ज़्यादा होते हैं लोकसभा में, उनमें से जो है सदस्य चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है उनमें अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ठीक, अगला है,
तो ऑप्शन डी होगा, न तो 1 सही है न तो 2। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। ठीक है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लिखित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, अनुच्छेद 93 में उल्लिखित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को चुनेगी और जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी। यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, ना कि इलेक्ट शब्द। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? स्पीकर। ठीक है। अध्यक्ष जो होता है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य के जब लोकसभा का सदस्य बनता है तभी वह शपथ ले चुका होता है, इसलिए शपथ लेने का बाद में कोई प्रावधान नहीं है अध्यक्ष बनने के बाद। निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो यहाँ भी क्या होगा? स्पीकर होगा। स्पीकर मतलब अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को 94 के ख के अनुसार। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा की उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, यही सही है। लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसको लोकसभा के अध्यक्ष को या लोकसभा के सभी सदस्यों के लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ठीक है। लेकिन यह प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व जो है ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय से कि कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है। जब बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, अध्यक्ष के खिलाफ 14 दिन पूर्व उसको नोटिस भी देना पड़ेगा, तब जाके लोकसभा में बहुमत होगी, इसको हटाने की, तब जाके इसको हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो कब हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ठीक है। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। अगला है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन डी है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यही सही है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी समुदाय में से किसी सदस्य में से चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत वह त्यागपत्र देता है वह अपने त्यागपत्र
को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय प्रंतुक के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वो यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के पद के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 3 इसका सही है। ऊपर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है। अगला है नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के समानता वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला है प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है। जो वरिष्ठ नागरिक हो या वरिष्ठ सदस्य हो, जो सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम जिसकी हो जो हो उसी को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। ठीक है। अनुच्छेद 101 के अनुसार यह होता है। ठीक है। मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है इसके पास, अध्यक्ष के पास। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में? तो 101 के अनुसार। ठीक है। 101 अनुच्छेद 100 सबसेट 1 के अनुसार लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर थे। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला है भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, तो जीवी मावलंकर थे। ये भी ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है। जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष PM सईद, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री GMC बालायोगी, तो इसमें से कोई नहीं है। तो प्रश्नकाल में वर्ष मतलब कि वर्तमान पूछ रहा है, तो ये पहले का क्वेश्चन था। तो 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। वर्तमान में 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को ओम बिरला है, जबकि उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। ठीक। अगला, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि क्या है? मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत देने के अधिकारी होते हैं। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा के विचार विमर्श में सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, यस, यही सही है।